Hello everyone, this is Professor Priya Mehta and I'm here for the amendment lecture of drafting pleadings and appearances for December 2024 एग्जामिनेशन। तो हाल ही में ICSI ने एक सप्लीमेंट रिलीज किया है फॉर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ड्राफ्टिंग प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से चैप्टर में अमेंडमेंट्स है? हमारे पास अमेंडमेंट है लेसन 4 जो कि आपका ड्राफ्टिंग ऑफ अग्रीमेंट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स वाला था। उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट है। लेसन 5 ड्राफ्टिंग ऑफ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में थोड़ा सा अमेंडमेंट है। लेसन 8 काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट दिए हुए हैं। लेसन 12 में एक मेजर अमेंडमेंट आया है। Lesson number 13 and lesson number 14, there are small amendments. So first I am going to cover the smallest amendment and then in the last I will talk about the major amendment of lesson 12. चलो तो शुरू करते हैं। lesson 4 में आपके पास आया है स्पेसिमेन मीडिएटेड सेटलमेंट अग्रीमेंट। नाउ कैन आई से हमारे पास लेसन 4 में ऑलरेडी एक अग्रीमेंट हुआ करता था। कौन सा अग्रीमेंट था बच्चे लोग? मीडिएशन अग्रीमेंट। ठीक है, मीडिएशन अग्रीमेंट ऑलरेडी था। ओके, अब ये कौन सा वाला अग्रीमेंट आया है? मीडिएटेड सेटलमेंट अग्रीमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय मीडिएटेड सेटलमेंट अग्रीमेंट? कि मीडिएशन के थ्रू हमारे पार्टीज के बीच में कौन से तरह के सेटलमेंट्स आ चुके हैं उसके बारे में एक ड्राफ्ट दिया हुआ है। दिस इज नथिंग बट कि चलो पता ही है कि मीडिएशन में ये नतीजा पहुंचा है, बट एक तरीके से एक दूसरे के ऊपर एट दी एंड बोल देना कि हाँ भाई चलो अब तुमको मुझे 20 लाख देने हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारे जितने भी इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए हमने एक ड्राफ्ट बना दिया। ठीक है, अ स्पेसिमेन मीडिएटेड सेटलमेंट अग्रीमेंट। नाउ दिस इज ऑलरेडी सेटल्ड और इज इट गोइंग टू सेटल? गोइंग टू सेटल वाला हमने मीडिएशन ड्राफ्ट ऑलरेडी कर लिया है। पता है उसके 3 कोवेनेंट होते हैं। ठीक है, स्कोप ऑफ मीडिएशन, मीडिएशन इज वॉलंटरी एंड नेचर ऑफ मीडिएशन, सो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिफरेंट। ओके, दिस वन इज विच अग्रीमेंट? मीडिएटेड सेटलमेंट अग्रीमेंट। दिस मीडिएटेड सेटलमेंट अग्रीमेंट, आई होप यू हैवंट फॉरगॉटन द बेसिक्स। कहना ऐसे हम कैपिटल में लिखते थे, दिस मीडिएशन सेटलमेंट अग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड ऑन 30th day of December of 2024 at New Delhi. ओके, बाय एंड बिटवीन की बात आती है तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है? एक कंपनी जो कि फर्स्ट पार्ट लिखा है, एंड कैन आई से दिस मिस्टर राम एज ऑफ सन ऑफ रेसिडेंट ऑफ, है ना, और उसको रेफर कैसे किया है? हियर एंड आफ्टर रेफर टू एज द सेकेंड पार्टी। ठीक है, वेयर एज परसुएंट टू द अग्रीमेंट डेटेड सो एंड सो disputes relating to dash and dash had arose between the parties, by which they mutually agreed to settle that dispute through mediation by entering into a separate mediation agreement. यानी कि क्या अलग से mediation agreement बन चुका था कि नहीं बन चुका था? हाँ। Whereas both the parties has appointed Mr. Lakshman as mediator for the conduct of what proceedings, whereas both the parties have now settled the disputes in the mediation proceedings held on so and so. Now what are the some things that we have to take care? Can I say हम लिखते हैं and whereas and whereas and whereas. Okay, so first thing is this, इधर तक वापस अपन एक बार देखते हैं। Can I say this mediated settled agreement executed on 1st day of January of 2025 at New Delhi. ठीक है, बाय एंड बिटवीन किन के बीच में ये सेटल हुआ है आपको इसके बारे में जानकारी देनी है। जैसे कि लेट्स से रामायण लिमिटेड, ठीक है, मेंटेनिंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, ब्रैकेट ओपन, हियर एंड आफ्टर रेफर टू एज कंपनी और पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड शैल इंक्लूड द लीगल हेयर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, सक्सेसर्स। बट उसमें से क्या लिखेंगे अपन? रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स लिखेंगे। वाई? बिकॉज रामायण लिमिटेड इज अ कंपनी, तो लीगल हेयर्स और सक्सेसर्स की बात आ ही नहीं सकती है। देन एंड मिस्टर राम age of son of resident of, don't differentiate from the format that we have already done. ठीक है, फिर here and after refer to as the individual or party of the second part. Okay, whereas उनके बीच में dispute हुआ फर्स्ट रिसाइटल, एंड whereas कैन आई से उन्होंने ये डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए मीडिएशन को अप्रोच ऑलरेडी कर लिया था ऑन सो एंड सो डेट। ठीक है, उसके भी बारे में अपन लिखेंगे। एंड whereas now these are the settled terms
इन द प्रोसीडिंग्स हेल्ड बिटवीन बोथ ऑफ देम। क्या आपको प्रोसीडिंग के बारे में भी लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा कि हाँ प्रोसीडिंग हेल्ड की गई थी 1 जुलाई ऑफ 2024, ठीक है, बिटवीन राम एंड रामायण लिमिटेड। ओके, नाउ this mediated settlement agreement is witnessing as under. Okay, the parties to this agreement accept and agree to the terms, ठीक है, as full and final settlement made by the first party against the second party। यानी पहले वाला जो है वो अग्री करता है कि मेरे जितने भी चार्जेस जो भी मैंने सेटलमेंट बोला था, now I am agreeing and these are my full and final, okay, pertaining to that in the mediated settlement agreement dated dash। now mediated settlement agreement माने कहना है से इस agreement की डेट आप लिखने वाले हो। मतलब अगर अपन लिख रहे 1st day of January तो यहाँ पे भी आप कौन सी डेट लिखने वाले हो, 1st date of January। However, any clause of this agreement should not be treated as admission of facts of dispute, यानी कि अब हम कोई dispute के बारे में बात ही नहीं करने वाले। So in the first point, are we saying that this mediated settlement agreement is the final agreement between us or not? Yes. The second party agrees to pay rupees so and so 50 lakhs in words and net figures, okay, by can I say 6 months बोल सकते हो, by this date बोल सकते हो, for 100 computers machine delivered by the first party during the duration between so and so। यानी कि during the duration, let's say for example अक्टूबर 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि कितना पैसा, यानी कि कैन आई से वी आर टॉकिंग अबाउट विच क्लॉज ओवर हियर, कंसिडरेशन क्लॉज, यानी कि सेटल्ड अमाउंट कितना राम इज गोइंग टू पे टू रामायण लिमिटेड। ओके, सो second party agrees to pay rupees 50 lakhs, okay, by dash months, or you can have a date over here, for the 100 machines that were given to him between the period of what, यानी कि in between कौन से पीरियड में आपको क्या क्या मिला था उसके बारे में आप बोल दोगे। First party agrees to provide annual maintenance of above 100 computers free of cost for a period of 3 years starting from, let's say, 1st July 2025 to 3 years, यानी कि कहना है से 1st जुलाई 2028, ठीक है। तो क्या एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की भी बात की गई है कि नहीं की गई है? सी मीडिएशन है ना यार, एक विन विन पे आएंगे। अगर राम बोल रहे हैं कि हाँ वो पेमेंट कर देंगे, तो रामायण भी बोलेंगे कि हाँ भाई ठीक है, फिर हम एएमसी का भी ध्यान रख लेंगे 3 साल के लिए, एएमसी हमारे साइड से। फर्स्ट पार्टी शैल मेक अवेलेबल वन ऑफ इट्स एम्प्लॉय, यानी कि क्या ट्रेंड एम्प्लॉय की बात हुई है कि नहीं हुई है? हाँ, ठीक है। शैल बी एंटाइटल्ड टू 2 अर्नड लीव्स, यानी कि आप उनके लीव्स वगैरह के बारे में बात कर सकते हो, बट इफ़ यू फील कि जस्ट मुझे एक एम्प्लॉय के बारे में बात करना है, दैट्स ऑल्सो ओके, ठीक है। फर्स्ट पार्टी बोल रहा है कि मैं मेरा एक एम्प्लॉय जो है वो तेरे अंदर एम्प्लॉय करके दूंगा, ताकि ये जो लैपटॉप्स में कुछ ना कुछ जो बारी बारी डिफिकल्टी आती रही, तो ये एम्प्लॉय जो है वो आपको गाइड कर सकता है। द पेमेंट शैल बी मेड बाय द सेकेंड पार्टी बाय ऑनलाइन ट्रांसफर। हैव दे स्पोकन अबाउट मोड ऑफ पेमेंट और नॉट? यस, okay, in the check in the name of, let's say, Ramayan Limited. The parties agree that the obligations of first party under the settlement agreement are fulfilled on making the full and final payment to the second party before so and so date। यानी कि जितने भी सेटलमेंट अग्रीमेंट्स थे वो हमने एक दूसरे के बीच में अग्री कर दिए हैं। Parties agree that the unpaid amount after this shall bear an interest rate, यानी कि क्या आपने लेट पेमेंट की भी बात यहाँ पे की है एज इंटरेस्ट की नहीं की है? यस, ओके। नाउ द पार्टीज एग्री that there shall be no further penalty or claim pertaining to this transaction between the parties। यानी कि कहने से फुल एंड फाइनल दोनों एक दूसरे को बता दे रहे कि ये लास्ट है भाई, तूने तेरा बोल दिया, मैंने मेरा बोल दिया, अब आटली वाटली फुटली करो, ख़त्म करो इस मैटर को। सो कैन आई से नो फर्दर क्लेम। Okay, it is agreed between parties that all liabilities of second party as payment as mentioned in the letter of possession are inclusive in the above agreed amount
and no other payment would be payable by the second party. The parties agree that parties shall pray to the Honorable Court for a suitable adjournment of proceedings so that the parties can ensure compliance of the terms of this agreement and thereafter jointly apply for the disposal proceedings. यानी कि हम ऑनरेबल कोर्ट को बोलेंगे कि हमको थोड़े वक्त की मोहलत दे दो, हमने मीडिएशन चूज़ कर लिया है, ठीक है, हम मीडिएशन को प्रॉपरली फुलफिल करना चाहते हैं, हमको बस थोड़ा सा वक्त दे दो टू डिस्पोज ऑफ द प्रोसीडिंग्स. इट इज़ अग्रीड that they shall pray to Honorable Court for a suitable adjournment of both the appeals of the two appeals as said aforesaid. In witness whereof the bank, through its authorized officer, has set its hand and stamp on this day at dash. Now can I say in return of this, what are we going to write? Our usual formal part, ठीक है, in witness whereof both the parties as mentioned above have agreed to join their respective hands to give effect to the said mediated settlement agreement. ठीक है, so यहाँ पे can I say this is how the chapter 4 का one draft has been written. Okay, now are we going to put the bank over here? क्या हम बैंक को as a कहीं ना कहीं witness रखने वाले हैं कि नहीं रखने वाले हैं? यू कैन हैव द बैंक एज द विटनेस फॉर श्योर. एंड यहाँ पे किसकी साइन और भी आएगी? मीडिएटर की भी साइन आएगी. वाई मीडिएटर साइन ओवर हियर? जबकि पार्टी ऊपर दो लिखी है बट मीडिएटर का भी साइन आ रहा है क्योंकि नाउ इट्स अ सेटल्ड अग्रीमेंट. तो कहना ऐसे मीडिएटर का भी हाँ चाहिए कि मीडिएटर खुद मान रहा है कि हाँ भाई अब ये सेटल हो चुका है, अब इनको खुशी से जीने दो. ठीक है, सो मीडिएशन अग्रीमेंट है, पहली पार्टी कंपनी है, दूसरे पार्टी एक इंडिविजुअल अपन ने रखा है, उन्होंने एक मीडिएशन में अग्री किया, ओके, और मीडिएटर अपॉइंट किए मिस्टर लक्ष्मण को. ठीक है, फिर आपको शांति से अपने डेट्स वगैरह सोच के रखने हैं, पेनल्टीज़, आपका जितना भी कंसिडरेशन है वो एक दूसरे के बारे में बताना है. कहना इससे हम पहले पार्ट में बता रहे कि ये फाइनल सेटलमेंट है, इसके बाद हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे. कंसिडरेशन बोला है कि 50 लाख, अब आगे आपने शीट में देखा उन्होंने 25 बोला है, सो यू कैन मेक इट 50, 25, वट एवर यू वॉन्ट, आपका ही ड्राफ्ट है. ओके, एएमसी के बारे में बात हुआ, ट्रेंड एम्प्लॉय जो है वो फर्स्ट पार्टी भेजेगा. मोड ऑफ पेमेंट हमको कौन से चेक में कैसे लिख के भेजना है वो भी हमने स्पेसिफाई कर दिया है. इंटरेस्ट, अगर हमने पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो क्या इंटरेस्ट की टिक टिक घड़ी स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस. ओके, कोई भी फर्दर क्लेम नहीं है अब पार्टीज का, अब खत्म हो चुका है. आपको जो कहना था, मुझे जो कहना था, मुझे जो आपको पैसा देने थे, वो सब कुछ समाप्त हो चुके हैं. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मीडिएशन एंड इन विटनेस वेयर ऑफ आपने सारा कुछ बोलना है. क्या स्केड्यूल आएगा कि नहीं आएगा? ऑफकोर्स नो स्केड्यूल, क्योंकि जब तक इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तब तक स्केड्यूल की बात तो हो ही नहीं सकती. I hope you have understood so much. Okay, all right. Okay, yeah, so there is a little change that you'll have to make in the draft. The parties agree that obligations of first party under the settlement are fulfilled on discharge of making full and final payment. Can I say it's a second party who is making the full and final payment, so it's just going to be second and this is going to be first. ओके, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं अंडर क्लॉज 2, तो कहना ऐसे क्लॉज 2 में उन्होंने क्या लिखा है? सेकेंड पार्टी अग्रीज टू पे सो मच, सो डेफिनेटली ऑब्लिगेशन इज ऑफ द सेकेंड पार्टी. ओके, मूविंग अहेड. नाउ लेसन 5 में एज सच कोई ग्रेट अमेंडमेंट नहीं है. ठीक है, उन्होंने कुछ FAQs दिए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन LLP अग्रीमेंट, उन्होंने सिर्फ इतना सा बताया है. एक स्केड्यूल 1 की थोड़ी सी बात हुई है बट नथिंग मेजर एट ऑल. हमने जो LLP पढ़ा है उसी के सिमिलर लाइंस पे है, सो फटाफट एक बार उसको रेफर कर लेते हैं. हाउ आर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज इंटर से and those of partners and LLP would be governed. Can I say LLP agreement के थ्रू क्या ये गवर्न हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हाँ. Whether LLP agreement would be mandatory for all the LLPs. ठीक है, the mutual rights, अगर आपने LLP agreement नहीं बनाया है तो म्यूचुअल राइट जो स्केड्यूल 1 में ऑफ द एक्ट ऑफ LLP एक्ट दिए हुए हैं 2008 वो एप्लीकेबल हो जाएंगे. यानी कि आप अग्रीमेंट बनाओ तो उसके हिसाब से हम ऑपरेट करेंगे, बट जब अग्रीमेंट नहीं बना है तो आपके पास LLP एक्ट तो है ही है. LLP एक्ट का कौन सा स्केड्यूल हम रेफर करने वाले हैं? स्केड्यूल 1. ठीक है, प्रोविजंस रिगार्डिंग मैटर्स रिलेटिंग टू म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट. यानी LLP अग्रीमेंट नहीं बना तो फर्स्ट स्केड्यूल क्या कहना चाह रहा है वो आपको बताया है. द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स
And the mutual rights and duties of LLP shall be determined subject to the terms of the LLP. All partners are entitled, please underline, share equally in the capital and profits and losses. अगर आपने खुद अपना agreement नहीं बनाया है तो definitely हम जो है equal sharing ratio रख देंगे for profit and capital. LLP shall indemnify each partner in respect of payments made and personal liabilities incurred by him in ordinary and proper conduct of business or in anything necessarily done for preservation of the business. यानी कि कोई भी पार्टनर ने कुछ भी किया जिसके लिए उन माने कि टू सर्वाइव द बिजनेस, टू सर्वाइव द पार्टनरशिप ओवर हियर, क्या LLP उनको रीइंबर्स करेगा, इंडेमनिफाई करेगा कि नहीं करेगा? हाँ. Every partner shall indemnify the LLP. Now can I say second point, third point they are talking कि कंपनी इनको indemnify करेगा. अब ये कौन सा पॉइंट बोल रहा है कि every partner shall indemnify for any loss caused to it by his fraud or misconduct. यानी कि तुमने खुद कोई fraud misconduct किया तो तुम indemnify करना. They can take part in the management, all the partners. अगर आपने कोई schedule अलग से नहीं किया है तो schedule 1 बोलता है कि every partner has the right to take part in the management. No partner shall be entitled for remuneration for acting in the business or management of LLP. यानी कि कोई भी जस्ट एक्टिंग करने के लिए इन द बिजनेस एज अ पार्टनर आपको कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा. ठीक है. नो पर्सन में बी इंट्रोड्यूस एज अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. डेफिनेटली अगर आप एक LLP में काम कर रहे हो तो क्या आपको सबके कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी? यस. ओके. एनी मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी इन द नंबर ऑफ द पार्टनर्स. ओके. ईच पार्टनर शैल हैव 1 vote. No change in the business shall be made along with without the consent of the partners. ये लोग बोल रहे हैं. Every LLP shall ensure that the decisions taken by it are recorded in the minutes within 30 days of taking such decision. Okay. Each partner shall render which information, true accounts and full information of the things that are done that might affect the LLP. यानी कि 10 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या बोलता है कि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हम बोल देंगे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर डिसाइडेड नहीं है तो हम बता देते हैं कि वो इक्वली है. LLP तुमको कब इंडेमनिफाई करेगा, तुमको कब LLP को इंडेमनिफाई करना है, क्या आप मैनेजमेंट का पार्ट बन सकते हो, क्या आपको रेम्यूनरेशन अलाउड है, क्या आप किसी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो विदाउट द कंसेंट, क्या एवरी LLP को अपने मिनट्स जो है वो रिकॉर्ड कर देने हैं इन 30 days. यस. Each partner shall render which information, render full and true information over here. If a partner without the consent of the LLP carries on any business of the same nature, he must account for and pay over. अगर तुम अपने हिसाब से कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो जो कि LLP को ठेस पहुंचाने वाला है, when you are a partner, can I say you must account and pay for the losses that you have done. Every partner shall account to LLP for any benefit derived by him without the consent of the LLP. अगर आपको पार्टनरशिप थोड़ा सा याद है, हम बोलते थे सीक्रेट प्रॉफिट्स. तो आपने खुद अगर कोई ऐसे सीक्रेट प्रॉफिट्स कमाए हैं तो प्लीज़ LLP को हैंड ओवर कर दीजिएगा. नो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स कैन एक्सपेल एनी पार्टनर अनलेस अ पावर टू डू सो हैज़ बीन अग्रीड. पता है एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर इज़ नॉट दैट ईजी. ऑल डिस्प्यूट्स विदाउट देम which cannot be resolved in terms of the agreement shall be referred to arbitration and conciliation. यानी कि आपने खुद अग्री नहीं किया है बट फिर भी Schedule 1 के आपको अग्री करवाने पे मजबूर कर ही देता है कि नहीं कर देता है कि एग्रीमेंट जो है वो आर्बिट्रेशन के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. सो वेरी सिंपल, दे हैव जस्ट गिवन द Schedule 1 which are the rights in case there is an absence of what agreement. Okay, lesson 8, as I told you, quite a few amendments over here. All of them are quite in your control. So yeah, you will not have a problem reading this chapter. But as you can see, काफ़ी कुछ उन्होंने change कर दिया है for chapter 8. काफ़ी कुछ questions जो है बिल्कुल ही change कर दिए गए हैं. ठीक है. यानी questions के answers जो है एकदम ही change कर दिए गए हैं over here. ठीक है. चलो तो एक बाय एक करके अपन देखते हैं कि कौन से changes आए हैं. Now first, आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, उसके हेड पॉइंट्स पूरे के पूरे चेंज हो चुके हैं. ठीक है. आपका जो पहला क्वेश्चन है नेगोशिएशन ऑफ बेस्ट कमर्शियल एंड ऑपरेशनल टर्म्स विद द वेंडर. अगर आप JK शाह टेक्स्ट बुक रेफर करते हो
तो आपके पास 14 पॉइंट्स होंगे वहाँ पे, बट अब उन्होंने कुछ 8 पॉइंट्स में इसको सबस्यूम कर दिया है। तो नेगोशिएशन करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो पहले बोलते हैं प्रेपरेशन ऑफ अ प्लान करो, ठीक है, सही से अपना प्लान डिराइव कर लो। फाइनलाइज द कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि यू नो have a frequent communication, okay, and it's said as the point of trust, यानी कि जितनी बार आप communicate करोगे उतनी बार सामने वाले को लगेगा that no, you're personally interested. The response also of the communication should be done. If somebody has called you up for some work, okay, you couldn't pick it up at that point of time, but it is your responsibility that you at least call the person back. Timely response is also beneficial, ठीक है. Single point of contact इज़ वन अदर एस्पेक्ट ऑफ एडेड एडवांटेज, यानी कि इफ़ यू नो कि भाई इस प्रॉब्लम के लिए मिस्टर एक्स को ही हमको बोलना है, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू ऑल्सो टू कन्वे द थिंग्स टू द अदर पार्टी, ओके. Further, vendors sending personal communication are generally open to negotiations against bulk messages, यानी कि call is always better than messages, क्योंकि messages में कई बार miscommunications is high likely than possible, okay. All right. Then offer competitive prices. What do you mean by offer competitive prices? Can I say proper research करो यार प्राइसिंग की. इनफैक्ट आपकी बुक में वही पॉइंट है, रिसर्च प्राइसिंग, ठीक है. तो जब आप जा रहे हो किसी के सामने, यूं ही मत चले जाओ कि चलो 500 में डन करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है. व्हाट इफ द वर्थ ऑफ दैट ट्रांजैक्शन इज 1000 एंड यू आर डीलिंग इन 500, द ऑपोजिट पर्सन विल जस्ट स्टैंड अप, ओके. Respect the experience of other and help them, ठीक है. Try to learn from them was the point that given in your textbook, okay. It can prove beneficial if you want long association, like make the other person feel that you're interested in what they are talking, okay. Be open for competition, ठीक है. Take better quotes. You have the point, get quotes, okay. The same point over here but the different head point. Different aspects may be explored. Try a different angle. आपके टेक्स्ट बुक में वो वाला पॉइंट है, तो yes, the same one but with a new head point. Deposit. Lead with deposit is your point. So can I say आप भी अपना पेमेंट से शुरुआत करो so that it becomes better. Okay, win-win solution लाने की कोशिश करो, which is the same in your textbook. Okay, compliances with law. कौन से लॉ के साथ सबसे ज़्यादा compliances associated होते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी हमने किया हुआ है, सोगा, टोपा, आर्बिट्रेशन, स्पेसिफिक रिलीफ. कैन आई से ऑल दीज एक्ट्स हैव बीन डन अंडर एग्जीक्यूटिव ऑल्सो. ट्रैकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ देर आर स्टेजेस टू ट्रैक अ कॉन्ट्रैक्ट, वो भी आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, बट उन्होंने हेड पॉइंट्स जो है चेंज कर दिए है. सबसे पहला बोलते हैं प्रेपरेशन करो, ड्राफ्ट, पहले ड्राफ्ट बनाओ आप. फिर बोलते हैं नेगोशिएट करके टर्म्स फाइनल करो. भाई हम वही करते थे ना, हम पहले ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर उसको कोवेनेंट्स जो है वो डिस्कस करके रख देते हैं. अच्छा, फिर साइनिंग होती है कॉन्ट्रैक्ट की, डेफिनेटली. फिर स्टोरेज की बात होती है. याद करो कौन से 2 स्टोरेज सिस्टम्स अपने पास अवेलेबल थे, DMS एंड EDMS, ओके. मैनुअल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम. वर्क एग्जीक्यूशन एंड परफॉर्मेंस करो. भाई जिस तरह से तुमने स्टोर कर दिया है, ये नहीं कि उसको अलमारी में 20-20 साल तक रखो, ठीक है. यू हैव टू सी व्हाट एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क इज पेंडिंग. कल को आपको किसको पेमेंट करना है, किसका पेमेंट आपको रिसीव करना है, एवरीथिंग शुड बी क्लियर, ओके. मेकिंग पेमेंट्स, यस, इफ़ यू एग्जीक्यूट एंड परफॉर्म यू विल कम टू नो कि किससे कितना पेमेंट लेना बाकी है. रिन्यूअल एंड क्लोजर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज दैट? आपका कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का था, बॉन्ड खत्म हो गया, अग्रीमेंट खत्म हो गया, अब उसको रिन्यूअल करवाने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी. सो कैन आई से ट्रैकिंग में ये 7 पॉइंट्स जो है, यानी हेड पॉइंट्स हैव बीन चेंज्ड, ओके. एंड दीज आर द न्यू 7 पॉइंट्स फॉर हैविंग स्टेजेस ऑफ ट्रैकिंग द डॉक्यूमेंट्स, ओके. देन गोल्डन रूल्स फॉर ट्रैकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो अपने थे, उनको भी इन्होंने चेंज कर दिया है. सबसे पहला वो बोलते हैं स्टोरेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान रखो, ठीक है. ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है कि डॉक्यूमेंट मिलना कितना आसान है आपके लिए, तो उसके लिए कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए जिससे आपका ट्रैकिंग ऑन पॉइंट हो जाए. सबसे पहला स्टोरेज. ऐसी जगह पे डॉक्यूमेंट रखो जहाँ पे रेडिली अवेलेबल हो जाए. अरेंज फॉर सिस्टम ऑफ रिमाइंडर्स. जब आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे मैन्युअली कि कौन सा डेट कहाँ आया था, कमेंसमेंट क्या है, ये वो, तो एक रिमाइंडर सेट कर लो. गूगल रिमाइंडर हो गया, मेल रिमाइंडर्स हो गए, ठीक है. क्लासिफिकेशन. Classify the documents into most important, least important and mediocre.
ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका फोकस जो अच्छी चीज़ों यानी बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए होना चाहिए, दैट विल बी मोर प्रोमिनेंटली डन. इन्फॉर्म स्टेक होल्डर्स इन एडवांस. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अगर उनको पता है कि आपको पता है 30 दिन के बाद पेमेंट आना है, तो 29th डे को मत आना उसके सामने कि भाई कल पेमेंट आने वाला है, चलो चलो 50 लाख रेडी रखो. Mad or what? If you knew since 30 days that the payment is coming, at least on the 15th day you should have at least reminded him. Then again on the 20th day. Then again on the 25th day. ऐसा कर करके कैन ऐसे स्टेक होल्डर्स को जो है वो पहले से आप इन्फॉर्म करके रख दो. ठीक है. So this is the golden rule for tracking. Now build and maintain relationships with vendor and client का भी head point जो है completely has been changed over here. ठीक है, तो उसका भी बात कर लेते हैं. सबसे पहला बोलते हैं maintain proper communication. It is advisable कि आप अपने client को वगैरह informed रखो कि क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, ताकि they don't feel everything as a surprise. Okay. Then effective communication channel should be clear. Okay. Individual communication रखो. ठीक है. Bulk messages are generally not liked or preferred by individuals. Sometimes personal greetings and wishes can be beneficial for a good relationship. Opinion sharing, ठीक है. You can share your opinions. क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ना मिलेंगे, कौन से बड़े अपने सारे ओपिनियन एक्सेप्ट भी हो रहे, तो बट शेयर तो कर सकते. ये नहीं कि हमारा एक ओपिनियन रिजेक्ट हुआ तो हर टाइम हमारे ओपिनियंस रिजेक्ट ही होंगे. समटाइम्स यू माइट थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. यू शुड कम्युनिकेट. डू मोर देन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड. ठीक है, एक एक्स्ट्रा स्टेप लो ताकि आप अपना ट्रस्ट जीत पाओ in front of the vendors. Okay, be ready for the change and adjust your work process. Don't be like a person who is always cribbing कि भाई मैं क्यों करूँ. नहीं, ऐसा नहीं होता है. You both have to do something. That's what partnership and that's what business demands. Okay, cost benefit analysis should also be done before accepting any change request. यानी कि अगर किसी क्लाइंट ने बोला भाई अभी नहीं 10 दिन बाद तुम गुड्स भेजना, तो 10 दिन का आपका तो वेयर हाउस कॉस्ट लग गया. तो आप उनके साथ डिस्कस करो कि भाई हमारे को ये नहीं चलेगा क्योंकि ये चेंज हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा. ठीक है. आस्क फॉर फीडबैक. ठीक है, टेक फ्रॉम योर क्लाइंट्स, टेक फ्रॉम योर वेंडर्स अ सजेस्टिव फीडबैक सो दैट यू नो दैट यस इफ यू आर लैकिंग समवेयर यू कैन जस्ट बी बेटर. ओके. नाउ कंट्रोल ओवर चार्जेस फॉर सर्विसेज आउट ऑफ स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ अगर आपके पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आते हैं आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम के लिए क्या आप पैसा डिमांड कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इज द क्वेश्चन. If the parties approve these transactions, no further liability arises. But if the transactions are rejected, the circumstances can arise to individual liability for those who were at fault. ठीक है. Basically, they are saying that कौन से चीज़ें आप एक दूसरे के ऊपर डाल सकते हो if there is a breach of contract. Okay. So right now what we are studying is nothing but quantum meruit, जो कि पूरा कॉन्सेप्ट सेम आपके टेक्स्ट बुक का ही है. ठीक है. सो दैट क्वांटम मेरुट इज नथिंग बट एज मच एज वन डिजर्व्स और एज मच एज इज अर्न्ड. क्वांटम मेरुट के लिए 3 कंडीशंस है आपके, उसमें सेम टू सेम है, नो चेंज ओवर हियर. बस उन्होंने हेड पॉइंट्स दे दिए हैं, तो वो बस एक याद रख लेना. लॉफुल, नॉन ग्रैटिट्यूअस एंड एन्जॉयमेंट बाय द सेकेंड पार्टी. ओके. देन एक्शंस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्या आप सेक्शन 73 एंड 74 आपको मिलेगा in the amendment sheet. So can I say section 73 and 74, they are dealing with what? Compensation where penalty stipulated is 74 when the penalty comes into picture, and it deals with compensation or damages caused by breach of contract. जब भी कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो डैमेजेस या कॉम्पनसेशन की बात आ ही जाती है, तो वही सारी बातें आपको इस सप्लीमेंट में भी दी गई है. नथिंग एक्स्ट्रा, एवरीथिंग व्हाट यू हैव इन द टेक्स्ट बुक, नथिंग एक्स्ट्रा. या बट वन थिंग दैट दे हैव सेड इज where a contract has been broken, party who suffers is entitled to receive compensation and losses. Damage is a disadvantage which is suffered by a person, and damage are pecuniary recompensations given by process of law.
No compensation shall be given for indirect losses or damages which are sustained. Okay. Compensation for failure to discharge obligation resembling those created by contract. यानी कि हमने वो नहीं किया जो कॉन्ट्रैक्ट में दिया था, बट हमने सिमिलर चीज़ तो करके दे ही दी है, तो उसके केस में क्या कॉम्पनसेशन होगा वो भी आपको बताया गया है. यानी कि when an obligation resembling those created has been incurred and has not been discharged, any person injured by the failure is capable to receive compensation as if such person had contracted to discharge it and it has broken the contract. तुमने बोला कि भाई तुम ये x चीज़ करके दो, मैंने x-1 करके दिया, ठीक है, फिर भी आर यू लायबल टू टेक कॉम्पनसेशन फ्रॉम मी और नॉट? या यू कांट बी लाइक कि मैंने तुमको घर बनाने को बोला था, तुमने बना दिया. ऐसा थोड़ी होता है. मैंने कैसे बोला था बनाने के लिए, क्या आपने उसी तरह से बनाया है कि नहीं बनाया, वो भी तो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, लेट्स से सम एग्जाम्पल्स ओवर हियर. ओके, चलो ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं सो दैट यू कम टू नो. A contracts to buy B's ship for 60,000 but breaks his promise. A must pay to B by way of compensation the excess, if any, of the contract price over the price which B can obtain for the ship at the same time of the breach of promise. तुमने A ने बोला कि वो B से बाय करेगा शिप फॉर 60,000. अब तुमने बाय नहीं किया तो कैन से B को किसी और को भेजना पड़ेगा. ठीक है, नाउ B ने C को भेजा बट C ने दिए 58,000. क्या B A से 2,000 वसूल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यस, बिकॉज तुमने प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया तो डेफिनेटली यू विल हैव द पेनल्टी और द डैमेजेस ऑन यू. A contracts to repair B's house in a certain manner and receives the payment in advance also. A repairs the house but not according to B. Is B entitled to recover from A the cost of making the repairs conform to the contract or not? Yes. यानी कि जो भी रिपेयर्स के काम अब मुझे करवाने पड़ेंगे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए थे वो भी आपसे वापस ज़रूर ले लेगा. ठीक है, सो देर आर क्वाइट अ फ्यू एग्जाम्पल्स विच ICSI हैज़ गिवन. दिस इज पेनल्टी का एग्जाम्पल. जैसे A contracts with B to pay ₹1,000 if he fails to pay B ₹500 on a given day. यानी कि A बोलता है B को, अगर मैंने तुझे उस दिन 500 नहीं दिए ना तो मैं तेरे को बोलता हूँ कि मैं तेरे को 1,000 रुपये दे दूंगा. ठीक है, A fails to give 500. Is B entitled to recover 1,000 rupees or not? Yeah, it's written. You only said now bear for it. Okay. Then, yeah. A gives B a bond for repayment of ₹1,000 with an interest of 12%, okay, at the end of 6 months, with a stipulation that in case of default, interest shall be payable at 75%. Now, this is a stipulation by way of penalty and B is only entitled to recover such things from A. यानी कि क्या पेनल्टी इसमें स्पेसिफाइड दी गई थी? हाँ, तो जितनी दी गई है उतने का पेमेंट B जो है आपसे वसूल डेफिनेटली कर सकता है. पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू कॉम्पनसेशन. अगर कोई इंसान राइटफुली रिसाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट टू बिकॉज ऑफ विच ही सस्टेन्ड थ्रू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कैन आई से यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर डैमेजेस. जैसे A सिंगर कॉन्ट्रैक्ट्स विद B, ठीक है, टू सिंग एट हिज थिएटर फॉर 2 nights in every week. B engages her to pay ₹100 per performance. On the 6th night, A willfully absents herself from the theatre and B in consequence resigns the contract. B is entitled to claim compensation for which he has sustained through the non-fulfillment of the contract. अब B ने resign किया but तूने breach किया तो क्या B तेरे से compensation claim कर सकता है कि नहीं कर सकता? Yes. Then can you take decree for specific performance? Of course, the whole act I've explained. Specific relief act, this is whole section 12 or specific relief act, nothing extra. Injunction, again the same thing. There are 3 types of injunction as you know. One is temporary, one is permanent and one is mandatory यानी कि perpetual. Okay, mandatory injunctions वो होते हैं जो कोर्ट खुद तुमको बोलता है कि बस हो गया, अभी इसमें स्टे ऑर्डर लगा दो नहीं तो कुछ बुरा हो सकता है. ठीक है, सो दीज आर 3 types of injunctions specified as amendment, but
In the last part of chapter 8, there was no such major amendment except that they've given some examples over here. Okay. As I told you, chapter 12 has had major amendments. Okay. So before of which we'll do lesson number 13. Yeah. And lesson number 14 first. Okay. चलो let's start with lesson 14-13 first. So chapter 14 में उन्होंने सिर्फ ये ऐड किया है कि appearance under Companies Act and Competition Act में who will be the prime person over here. A CS is a competent professional that may give advices to the party. So only one thing that they have added, they've given a lot of importance to us in the recent amendment. क्या उन्होंने CS को यहाँ पे as a competent party add किया है कि नहीं किया है? Yes. So that's the only amendment in chapter 14. Now chapter 13 में जो सेबी वाला चैप्टर है यानी कि एडजुडिकेशन एंड अपील अंडर सेबी लॉ, ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा छोटा सा अमेंडमेंट यहाँ पे लाया है, नॉट अ ग्रेट वन. ठीक है. इन सेबी द फॉलोइंग सब रेगुलेशन हैज बीन इंसर्टेड in case of specified proceedings which may be initiated or are proposed to be initiated. The panel of whole time members shall dispose of such things on the basis of approved settlement terms. ठीक है. एनालिसिस क्या बोलता है? स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स मतलब क्या? मीन्स द प्रोसीडिंग्स दैट मे बी इनिशिएटेड बाय सेबी और हैव बीन इनिशिएटेड और आर पेंडिंग बिफोर द बोर्ड. ठीक है. दे कैन बी सीन बाय द होल टाइम मेंबर्स नाउ. यानी कि कोई भी स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग जो सेबी के साथ है, सेबी के साथ ऑलरेडी चल रही है, इनिशिएट हो चुकी है, क्या होल टाइम मेंबर्स की पैनल उस स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स को सुन सकती है कि नहीं सुन सकती है? येस, दे कैन डिस्पोज ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स. ओके. एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग तुमको दिया गया है टू अंडरस्टैंड फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल जजिंग द क्वांटम ऑफ पेनल्टी. फॉलोइंग एग्जाम्पल विल गिव यू अ क्लैरिटी. सेबी, अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है ऑफ सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग. इन्होंने ना कैसे दिया है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का एक ऑर्डर दिया है, फिर सैट के बारे में बोला है, फिर सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या कहना है वो बोला है. ठीक है. सेबी हैज सस्पेक्टेड मैनिपुलेशन इन द ट्रेडिंग ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट and found that some companies and some other firms had undertaken fictitious trades. What are fictitious? Fake. सिर्फ नाम के लिए कुछ ट्रेडिंग वेडिंग करके सामने आए, बट एक्चुअली उनका कोई उसमें कोई इंटेंशन था ही नहीं. ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, एक मैनिपुलेटिंग डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन. सिंक्रोनाइजेशन यानी कि हैंड इन हैंड चलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड रिवर्सल ऑफ ट्रेड्स, and the trades were essentially fraudulent and fictitious and resulted into a misleading appearance of active trading. यानी कि सेबी के ध्यान में आया कि कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग कर रहे हैं, हर एक की मूवमेंट एक तरह से है. अब आप जैसे फ्यूचर्स ऑप्शंस देखो, हर एक का जो दिमाग है वो अलग तरीके से चलता है, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन थोड़े से रिस्की है. फ्यूचर आज मैं कुछ प्रेडिक्ट करती हूँ, आप कुछ प्रेडिक्ट करते हो, उस हिसाब से चलता है. बट यहाँ पे ढेरों के ढेर जो है वो एक ही तरह से सोच रहे, एक ही तरह की इंस्ट्रूमेंट्स में सोच रहे, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को लगा. जजमेंट ऑफ फिर सैट आया, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल. हाउएवर द ऑर्डर वाज स्ट्रक डाउन बाय सैट. सैट ने बोला कि ये सिंक्रोनाइजेशन एंड रिवर्सल ऑफ ट्रेड अफेक्टेड विद अ सिग्निफिकेंट प्राइस डिफरेंस. सम इन फ्यू सेकंड्स एंड मेजॉरिटी ऑन द सेम डे हैड नो इम्पैक्ट ऑन द मार्केट. नाइदर इट अफेक्टेड निफ्टी एंड नाइदर इट इंड्यूस द इन्वेस्टर्स. सैट का कहना था कि सिग्निफिकेंट प्राइस डिफरेंसेस थे, कोई अगर बहुत बड़ा सट्टा खेल रहा था तो कोई छोटा, कोई अगर फ्यूचर्स 100 रुपये का लगा रहा था तो कोई 1000. तो उस तरह से वो बोलता है कि बहुत ज़्यादा अलग विविड तरह के ट्रांजैक्शंस थे. हाँ, एक साथ हुए बट अलग अलग टाइप के हुए हैं. निफ्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इंड्यूसमेंट नहीं हुआ इन्वेस्टर्स का, यानी इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं इसमें नहीं खींचा जा रहा था. सैट हेल्ड दैट सच मार्केट्स are illegal only when they manipulate the market and nothing else. बट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जैसे आप बताई है कि एक फाइनल होता है. इट वॉज हेल्ड दैट ट्रेड रिवर्सल्स अप्लाई डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू ट्रांसफर बेनिफिशियल ओनरशिप. कोई बेनिफिशियल ओनरशिप करने की कोशिश नहीं थी, पहले फ्यूचर किया फिर उसी ट्रेड को रिवर्स कर दिया. रादर द रिपीटेड रिवर्सल्स अफेक्टेड
द प्राइस डिस्कवरी सिस्टम, क्योंकि बाइंग सेलिंग फ्यूचर ऑप्शन ये कॉल पुट वगैरह इट अफेक्टेड द सिस्टम, deprived other players from participating, there was a misuse of market mechanism and therefore a violation has been occurred. Considering the perfect matching of quantity, price and time and sale, you can't say that it was just mere coincidence. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ लोग ऑलरेडी ये प्राइसेस वगैरह वगैरह सब कुछ इकट्ठे करके बैठे थे, ठीक है. सम पार्टीज बुक प्रॉफिट whilst others repeatedly incurred the losses. That can't be a coincidence. Okay, so can I say सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज द फाइनल. सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग अगर लगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट यही जजमेंट देगा कि नहीं देगा? यस. ओके, रोल ऑफ मेंस रिया इन लेविंग द पेनल्टी. नाउ इज मेंस रिया यहाँ पे important when you see a penalty or not, they are asking. Under the Securities Exchange Board of India and SECRA, okay, there are two enforcement actions. One is administrative, civil or criminal. ठीक है. Now, in case of Chairman SEBI versus Shri Ram Mutual Fund and ANR appeal, it was held that a breach of civil obligation which attracts penalty of fine under the provisions of the act would immediately attract levy of penalty irrespective of the fact whether it must be made by the defaulter with guilty intention or not. अब पेनल्टी के लिए आपका इंटेंशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई. अगर तुमने कुछ गलत किया है, इट विल अट्रैक्ट पेनल्टी. दैट्स द बॉटम लाइन ऑफ एवरीथिंग. ओके. We also further add that unless the language of the statute indicates the need to establish the presence of mens rea, it is wholly unnecessarily to ascertain whether it was intentional. अब कौन बोलेगा कि मैंने intentionally गलती किया? तो mens rea जैसी चीज़ें आप सेबी में नहीं गिन सकते, क्योंकि सेबी में प्रूव करना कि आपके पास मेंस रिया था कि नहीं था इज ऑल्सो क्वेश्चन, दैट टू इन अ सिविल मैटर. सो ये लोग बोल देते हैं भाई पेनल्टी तो आई जाएगी, करो जो करना है फिर, ठीक है. सो वंस द कॉन्ट्रावेंशन इज एस्टैब्लिश, पेनल्टी इज टू फॉलो. ओके, सो आई थिंक क्वाइट स्मॉल कहीं ना कहीं अमेंडमेंट्स व्हेन यू सी द चैप्टर नंबर 13 and 14 respectively. Now comes chapter number 12, जिसमें एक अमेंडमेंट वैसे कहने के लिए दो ही आए हैं, ठीक है, बट है देर आर अमेंडमेंट्स. ओके, सो लेसन नंबर 12 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है. सबसे पहला लेसन नंबर 12, एप्लीकेशन, पेटिशंस एंड अपील्स अंडर कंपनीज एक्ट. ओके, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 233. पता है वो स्मॉल कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, इफ दे आर मर्जिंग. ओके, उसके यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो चुका है ऑफ सब रूल्स 5 and 6 ऑफ रूल 25. ओके, ना ध्यान दीजिएगा क्या क्या यहाँ पे चेंज हुआ है. ओके, दिस इज़ द होल चेंज. यहाँ पे अर्लियर प्रोविज़न दिए गए हैं, तो अगर किसी को अर्लियर प्रोविज़न नहीं याद है तो पहले आप अर्लियर प्रोविज़न ज़रूर देख लेना, ठीक है. जैसे कि कुछ नहीं है, वेयर नो ऑब्जेक्शन और सजेशन इज़ रिसीव टू द स्कीम ऑफ रजिस्ट्रार. पहले तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई मर्जर होने वाला है अंडर सेक्शन 233, कहने से आपको ऑब्जेक्शन एंड सजेशंस लेने पड़ते हैं फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है. तो बस उसकी एक्सटेंडेड बात की हुई है उन्होंने यहाँ पे. When no objection or suggestion is received within a period of how many days? 30 days of receipt of copy of scheme. यानी कि ROC, ऑफिशियल लिक्विडेटर और CG को जब आपकी स्कीम मिल गई उसके 30 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन आए ही नहीं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट और क्रेडिटर के इंटरेस्ट में है, ठीक है. इट में विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30, ठीक है, 30 दिन के 15 दिन के बाद, हाँ, they will issue a confirmation order in the form CAA 12, ठीक है. Provided if CG does not issue the confirmation order, यानी 15 दिन के बाद अगर वो confirmation order नहीं आया within a period of 60 days of the receipt of the scheme, it shall be deemed that it has no objection. यानी कि जैसे ही आपने स्कीम उनको प्रोवाइड कर दी उसके 60 days के अंदर अंदर डीम्ड आपका अप्रूवल हो जाएगा, यानी नो ऑब्जेक्शन. सो फर्स्ट पॉइंट दे आर सेइंग दैट 30 days के अंदर अगर ऑब्जेक्शन नहीं आए तो 15 दिन के अंदर कन्फर्मेशन लेटर आएगा, बट अगर नहीं आया तो 60 days फ्रॉम द गिविंग ऑफ द स्कीम वो अप्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई कुछ है नहीं, आगे बढ़ो आपके मर्जर के साथ.
वेयर ऑब्जेक्शंस आर रिसीव्ड, अब बात करते हैं ऑब्जेक्शन जब रिसीव हुए रहेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज आपको ऑब्जेक्शन देने थे, ठीक है. हाँ, कौन दे रहा है? फ्रॉम रजिस्ट्रार और ऑफिशियल लिक्विडेटर और बोथ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड सच ऑब्जेक्शन और सजेशन, किसके ऑब्जेक्शन सजेशन? आरओसी एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर आर नॉट सस्टेनेबल. गवर्नमेंट को लग रहा है इनके ऑब्जेक्शन कुछ भी बेबुनियाद है. इट मे विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 days रेफर्ड अबाउ दे विल गिव अ कंफर्मेशन लेटर. यानी कि नॉर्मल टाइम स्पैन में वो लोग 30 + 15 में कर देंगे सारी बातें. यहाँ पे ऑब्जेक्शन आए तो 30 + 30 का टाइम लेंगे. 30 के अंदर ऑब्जेक्शन दिए और फिर 30 के अंदर बता देंगे कि कंफर्मेशन ऑर्डर उनको CA 12 में दे दिया जाएगा. पर CG को लगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्शंस जो है वो एकदम सही है. इट मे विद इन 60 days ऑफ रिसीट ऑफ फाइल they will file an application before the tribunal in the form number CAA 13. ठीक है, समझिए बात को. मैंने इनको सबमिट किया, ROC, ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड CG. इनको 30 दिन के अंदर अंदर मुझे ऑब्जेक्शंस देने थे. अच्छा, ऑब्जेक्शंस आए और CG को लगा भाई ऑब्जेक्शन एकदम सही आए. They may within 60 days from the date that they have got the scheme, not after 30. Okay, from the date that they've got the scheme, they will file an application to the tribunal in CAA 13. अगर कंफर्म करना था तो 30 days के अंदर अंदर कंफर्म करके मुझे CAA 12 में बता देते. अगर ऑब्जेक्शन थे ही नहीं तो 15 दिन के अंदर CAA 12 में बता देते. अगर उन्होंने ना कंफर्म किया ना कुछ किया तो 60 days फ्रॉम द डेट दैट देव रिसीव्ड द स्कीम वो CAA 12 में मुझे बता देते. यानी कि अगर दिक्कत हुई तो CAA 13 आएगा, otherwise there is no CAA 13. Earlier provision में क्या था? No objection or suggestion is received, ठीक है, और whether objection or suggestion is deemed to be not sustainable, central government जो है CAA 12 दे देता था. Where objections are received and it is of the opinion that it is not in public interest, the scheme is not, they will file CAA 13 within 60 days. तो change क्या हुआ? Amended rules have included the provisions relating to deemed no objection to the scheme. यानी कि जो deemed part था, ठीक है, ये वाला part, this part and this deemed part के 60 days के अंदर यूं ही स्कीम एक्सेप्ट हो जाएगी, वो वाला पार्ट जो है उसमें छोटा सा चेंज है. ओके, मर्जर और अमालगमेशन ऑफ अ फॉरेन कंपनी विद अ कंपनी इन इंडिया. अगर कोई फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया है, क्या वो इंडियन कंपनी के साथ मर्ज हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, उसमें क्या ही दिक्कत है. डेफिनेटली यू कैन मर्ज ओवर हियर, ठीक है. तो उसके बारे में कुछ रूल्स बताए हुए हैं. अ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया डेफिनेटली कैन मर्ज विद एन इंडियन कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग विच अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI. एंड ऑफ कोर्स मर्जर के सेक्शन 230 से लेकर 232 कंप्लाई करने हैं. A company may merge with a foreign company incorporated after obtaining RBI's approval. ठीक है. The transferee company shall ensure valuation is conducted by the valuers. Okay. पता है वैल्यूअर्स अपने कौन होते हैं? रजिस्टर्ड वैल्यूअर, मर्चेंट बैंकर, CA CMA वाले कर सकते हैं. कंसर्न कंपनी जो है एक एप्लीकेशन फाइल करेगी बिफोर द ट्रिब्यूनल, एज यू नो, NCLT. नथिंग विद स्टैंडिंग. In case of compromise or arrangement or merger, a declaration in the form CAA 16 shall be required if an Indian company and a company which has been incorporated in a country which shares borders with India. अगर हम कोई भी compromise, arrangement, amalgamation कर रहे between an Indian company and any company with whom we are sharing borders, we have to file a declaration in which form CAA 16 में ये file करना ज़रूरी है. ठीक है. Now the last amendment over here is the compounding application. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से ये एप्लीकेशन देखिएगा. कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है फॉर द एप्लीकेशन, वो भी ध्यान से सुनिएगा. ओके, एप्लीकेशन जो है बहुत 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 ज़्यादा, इफ़ यू कैन सी, इट्स एन एक्सटेंसिव एप्लीकेशन. ठीक है, बट किस तरह से हम याद रखेंगे उसको भी अपन देख लेते हैं. ओके, चलो
व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंपाउंडिंग? पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब होता है नथिंग बट व्हाट, लोअरिंग द पेनल्टी, यानी कि आपके ऊपर फाइन के ऊपर फाइन, फाइन के ऊपर फाइन लगे हुए हैं, अब आप फंस चुके हो, अब आपको चाहिए कि भाई अब माफ़ी मांगते हैं, प्लीज़ हमको कंपाउंडिंग दे दो, ठीक है। अब ये माफ़ी मांगनी कैसे है, हाउ आर यू अप्रोचिंग द पीपल ओवर हियर, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे ब्लैंक्स के साथ ही आपको सीखना है, नॉट नेसेसरी कि आप सारे फिल इन द ब्लैंक्स करो, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन में आपको देंगे कि कौन से चीज़ का कंपाउंडिंग हो रहा है। वैसे नॉर्मली आपको याद होना चाहिए 441 जो है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द कंपाउंडिंग मैटर्स, ओके। नाउ बिफोर द डैश, यानी जिसके भी पास आप कंपाउंडिंग करने जा रहे हो उसका नाम आएगा, कंपनी का पेटिशन नंबर आएगा, इन द मैटर ऑफ सेक्शन 441 ऑफ कंपनीज एक्ट आएगा, एंड फॉर ऑफेंस कमिटेड आपने कोई भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन में अगर ऑफेंस किया है उसके बारे में आप यहाँ पे बताओगे, एंड इट विल बी इन द मैटर ऑफ कंपनी हैविंग सो एंड सो पेटिशनर नंबर 1 एंड अ डायरेक्टर एज पेटिशनर नंबर 2, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहला आएगा कि आप कौन से सेक्शन के अंदर एक डिफ़ॉल्ट कर चुके हो, एंड ये किसके बीच का मैटर है, कंपनी एंड डायरेक्टर, ओके। इंडेक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आप बताओगे, सबसे पहला पेटिशन, सेकंड एफिडेविट जो वेरीफाई करेंगे पेटिशन को, एंड रेलेवेंट एनेक्शर्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ फॉर द कंपनी, नेम, डायरेक्टर, पेटिशनर नंबर 2, उसका नेम, डेजिग्नेशन, सब कुछ यहाँ पे लिख के आपको साइन करना पड़ेगा। दिस इज़ द मेन पेटिशन अंडर सेक्शन 441, ठीक है। सो आपको अगर सिर्फ पूछा कि व्हाट विल बी द इंडेक्सेशन लुकिंग लाइक, तो आप सिर्फ ये टेबल उनको बताने वाले हो, बट द मेन पेटिशन दे विल आस्क यू फ्रॉम हियर ओनली। सो दिस इज़ योर स्टार्ट ऑफ कंपाउंडिंग पेटिशन। जैसे आपने फर्स्ट हाफ तो देख ही लिया कि कौन कौन है, पेटिशनर नंबर 1 एंड पेटिशनर नंबर 2, यानी कि 2 जन है जो यहाँ पे आपके ऊपर पेटिशन कर रहे हैं। पेटिशन अंडर सेक्शन 441 फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट। सबसे पहला, हम्बल पेटिशनर अबाउ रिस्पेक्टफुली शोवेथ एज अंडर और शोज एज अंडर। इफ़ यू रिमेंबर प्लेन रिटर्न स्टेटमेंट हम ऐसे ही बोलते थे। पर्टिकुलर्स ऑफ द कंपनी, यहाँ पे पूरा का पूरा MOA के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप देते हो कि कंपनी क्या इनकॉर्पोरेटेड है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, उसका शेयर कैपिटल क्या है, कौन सा बिजनेस क्लॉज है यानी कि ऑब्जेक्ट क्लॉज। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी आपने एनेक्स करके रखना है एज एनेक्सचर 1। सो फर्स्ट हाफ हमने सिर्फ पर्टिकुलर्स ऑफ कंपनी बताए, अब पर्टिकुलर्स ऑफ पेटिशनर बताए कि पेटिशनर नंबर 1 जो हमारी कंपनी थी और पेटिशनर नंबर 2 हमारा जो डायरेक्टर था, इनकी डिटेल्ड पर्टिकुलर्स जो है हम एनेक्सचर 2 में एनेक्स कर देंगे। ज्यूरिस्डिक्शन दोनों पेटिशनर डिक्लेयर करते हैं, आपने ज्यूरिस्डिक्शन और लिमिटेशन दोनों पढ़ा हुआ है, तो उनके 2 लाइंस जो आपको याद है वही वाले आपको लिखने हैं। दैट इट इज़ विद इन द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द ROC एंड द RD और द NCLT विच यू आर अप्रोचिंग। लिमिटेशन, यस, कि ये पेटिशन लिमिटेशन पीरियड में ही फॉल होता है। आपको याद है कोई भी अर्जी होती थी तो फैक्ट्स ऑफ द केस, ठीक है, फिर आता था ग्राउंड्स ऑफ रिलीफ कि क्यों, कौन से बेसिस पे हम रिलीफ मांगना चाहते थे, एंड द रिलीफ सॉट, ओके। इंटरिम ऑर्डर इफ प्रेड एनी, अगर आपको इंटरिम ऑर्डर प्रे करना है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन इग्नोर ऑल्सो। यहाँ पे कहना है लिस्ट ऑफ एनेक्शर्स उन्होंने दिए है जो अपन ने ऊपर बताया कि हम एनेक्शर्स देंगे, और यहाँ पे उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट सीइंग द थिंग्स। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड बी क्लियर दैट यहाँ से हमारा मेन कंपाउंडिंग स्टार्ट हुआ। तो हमने लिखो बिफोर द NCLT बेंच सो एंड सो, कंपनी पेटिशन नंबर लिखा, इन द मैटर ऑफ सेक्शन सो एंड सो लिखा, इन द मैटर ऑफ, नाउ कैन आई से वी डोंट हैव समबडी अगेंस्ट समबडी, इस जैसा हमको हमारी ही गलती का एहसास हो रहा है तो हम बोल रहे हैं कि भाई प्लीज़ हमको कंपाउंडिंग दे दो, ठीक है। तो पेटिशनर दोनों हो चुके हैं, कंपनी एंड द डायरेक्टर हिमसेल्फ, ओके। पर्टिकुलर्स ऑफ द कंपनी दिए, पर्टिकुलर्स ऑफ पेटिशनर, ज्यूरिस्डिक्शन बताया एंड लिमिटेशन बताया। जाहिर सी बात है पर्टिकुलर्स ऑफ द कंपनी में you can just say that the certificate of incorporation memorandum has been annexed as annexure 1। आपका ये पूरा का पूरा पार्ट जो है कट ऑफ हो सकता है,
ओनली बाय राइटिंग दिस मच। पर्टिकुलर ऑफ पेटिशनर एनेक्सर 2 बता दिया, जुरिस्डिक्शन की 2 लाइन बता दी और लिमिटेशन की 2 लाइन बता दी। यानी ये सब कुछ 2-2 लाइन में हो गया, जो कि इन्होंने 1.5 पेज के ऊपर लिया है। ठीक है, फैक्ट्स हमारे मेन है भाई, हम फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ग्राउंड्स एंड रिलीफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। पेटिशनर सबमिट करता है, पेटिशनर 1 जो है इनकॉर्पोरेट हुआ था, ठीक है, अंडर दिस, एंड अदर पेटिशनर ने ड्यूली कंप्लाई किया है कंप्लायंसेस को अंडर कंपनीज एक्ट। Further submits that they have and mentions that they are alleged and the company and all its directors for the non-compliance of so and so। यानी कि पेटिशनर खुद ही सबमिट कर रहा है कि हमारी कंपनी, हमारे कुछ मैनेजर्स और डायरेक्टर्स ने कुछ नॉन कंप्लायंसेस किए हैं ऑफ सेक्शन सो एंड सो। आपको कुछ फर्दर सबमिट करना है कि हमने ये कंप्लायंस का डिफ़ॉल्ट किया था, ठीक है, जैसे यहाँ पे सेक्शन 120 का किया, यहाँ पे बोलना है कि सेक्शन 123 का भी हमने किया है, ठीक है। दे हैव डन नॉन कंप्लायंस एंड हैज हैपेंड इनएडवर्टेंटली ऑफ सेक्शन लेट्स से 125, ठीक है। इस तरह से आपको 3-4 सेक्शंस के बारे में बोल देना है। द पेटिशनर फर्दर सबमिट्स before the honorable adjudicating authority that the company has made good of the default that was so happened। यानी कि अगर कोई डिविडेंड का मांझरा था तो हमने अब वो चीज़ें नॉर्मल कर दी है, ठीक है, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट किया था उसको सही तो करना पड़ेगा, फिर अपन पेनल्टी सोचेंगे। सो हम बोल रहे हैं कि हमने डिफ़ॉल्ट सब कुछ सही कर दिया है। The petitioner further submits that the company and its board of directors has already identified Mr. Rakesh, that is petition number 2, for adherence of all compliances under Companies Act, and therefore only petitioner 2 has been considered as the officer in default। The list of officers in default and list of signatories have been attached। कैन आई से यहाँ पे सारे के सारे कंप्लायंस करने का काम हमने किसको दिया है, राकेश को, और हमने एनेक्सर में ये भी अटैच कर दिया है कि कौन से लोग इसके साथ जुड़े हुए थे। Further submits, if you want to further state something about the officer, then you can, but we will not state anything over here. Since the above contravention of section, let's say 123 of Companies Act is compoundable and it is a one-time offense, the petitioner suo motu seeks for compounding, okay. The petitioner number 1 has taken up the matter relating to default for moving the petition at the board meeting, and has also authorized Mr. Rakesh, यहाँ पे डेट बतानी है। Petitioner number 2 has also executed the power of attorney in favor of the board of directors to act as the legal representative to make the necessary action। Copy of board resolution हमने annex कर दिया है, ठीक है। Matters not previously filed or pending in any other court। I hope you remember this point also कि हमारा कोई भी एप्लीकेशन हमने किधर और फाइल नहीं किया है, आप ही हो जिसके पास हम ये सॉल्व करने आए हैं। यू कैन जस्ट क्रंच इट डाउन टू 2 लाइन्स समहाउ। चलो यहाँ तक हमने सिर्फ पढ़ लिया, अब इसको सबस्यूम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फैक्ट्स ऑफ द केस में आपको लिखना है कि अब हमने जो भी एलिज्ड हमारे पे केसेस थे, यानी कि 2-3 सेक्शन के बारे में आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा कि पेटिशनर सबमिट्स के हमारे से ये गलती हुई थी, नंबर 1, पेटिशनर सबमिट्स ये गलती हुई थी, पेटिशनर सबमिट्स ये गलती हुई थी। फैक्ट है भाई, हो गया, गलती तो हो गया, ठीक है। यानी कि 3 आपने ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट के बजाय आपको सिर्फ 2 या 3 लाइन में हर एक पॉइंट को सबस्यूम करना है। पेटिशनर सबमिट्स दैट देयर वाज एन इनएडवर्टेंट डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 122 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट इज मैंडेटरी एंड दिस पॉइंट इज मैंडेटरी। इन आपको बोलना है हैज मेड गुड ऑफ द डिफॉल्ट सो हैपेंड, okay, under section so and so, under section so and so we have made good of the default that has happened, ठीक है। फर्दर सबमिट भी करना है कि हमने राकेश को अपॉइंट किया है एज आवर ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव टू डू ऑल द कंप्लायंसेस रिलेटिंग टू द पेटिशन अंडर सेक्शन 441, ठीक है। फिर आपको ये तक बोलना है कि हम सुओ मोटो आए हैं यहाँ पे, ठीक है। सो आपने ये बोल दिया एंड बोर्ड मीटिंग में ये बातें डिसाइड हुई थी इसलिए हम आए हैं, और रिप्रेजेंटेटिव की बात आप यहीं पे बोल सकते हो कि कंपनी 1 ने ये मैटर लिया था,
कंपनी पेटिशनर 1 ने ये मैटर लिया था बोर्ड में, बोर्ड मीटिंग जो यहाँ होल्ड हुई थी, और हमने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एक को अपॉइंट किया है टू फिनिश ऑफ द होल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, मैटर कहीं और नहीं गया है, हमने सीधा आपके साथ ही कम्युनिकेट किया हुआ है। ग्राउंड्स ऑफ रिलीफ, as mentioned, company was not able to comply with the provisions in subsequent years। कंपनी ने सारे रीजनेबल स्टेप्स लिए। ग्राउंड्स ऑफ रिलीफ माने आप उनको जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि प्लीज़ हमको कंपाउंडिंग क्यों दो आप, हमारे से गलती हुई, हमने रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं, has ultimately been regularized and make good of, हमने सब कुछ ठीक कर दिया है उसके बाद। ठीक है, petition is bona fide and in the interest of justice and therefore fit for the regional director or NCLT to exercise his discretionary power। Okay, the petition has taken all the reasonable steps to ensure that the default is not committed in future also। क्या ऐसे आप अपनी प्ली बोल रहे हो कि मैंने सब कुछ सही कर दिया है और आगे कुछ नहीं होगा, वो भी मैं बोल रहा हूँ आपको। petition is made bona fide and no body shall be prejudiced by the compounding of the offence and it should be taken in just and equitable grounds। they are suo motu filing an application, यानी कि कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है यहाँ पे। petitioner state that tentative fee payable from the date of concurrence of violation till the date of making good of the violation is so much so INR, यानी कि हमने जो भी पेनल्टी डिफ़ॉल्ट वगैरह था वो यहाँ पे हम आपको लिख के दे देते हैं, जैसे कि 10 लाख का टोटल डिफ़ॉल्ट था। ओके, relief sought has to be written the way it is said over here। in view, the petitioner respectfully prays that offence committed on concurrence of violation of section 123, 124, 125, I'm just giving an example, okay, shall be compounded such other orders as the board may fit and proper। interim order अगर प्रे करना है तो ठीक है। एंड द लास्ट कैन आई से petitioner number 1, petitioner number 2, आपका साइन, आपका सिग्नेचर एंड लिस्ट ऑफ एनेक्चर्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ एनेक्चर के बाद भी साइन एंड सिग्नेचर। ओके, एंड कैन आई से एफिडेविट वेरीफाइंग द पेटिशन, आपका जो नॉर्मल एफिडेविट है वो ही आपको यहाँ पे लिखना है विद द वेरिफिकेशन क्लॉज। बट एज यू नो, अगर 10 मार्क का पूछा है सिर्फ और आपको क्लियरली वो बताएंगे कि आपको एफिडेविट के साथ लिखना है कि नहीं लिखना है। इफ़ दे हैवंट स्पेसिफाइड एफिडेविट, डोंट मेंशन ऑल्सो। ओके, सो ग्राउंड ऑफ रिलीफ में ये 2-3 पॉइंट्स को आप एक कर सकते हो कि हमने सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 सबको अच्छा कर दिया है, हम आगे कोई भी गलत बात नहीं करेंगे, आपके हक में है, और हमारा जो टोटल वायोलेशन का अमाउंट आता है वो इतना आता है। यानी कि 8 पॉइंट के 3 पॉइंट आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो। रिलीफ सॉर्ट में ये दोनों लिखना है। ओके, और एफिडेविट पूछा तो लिखना है, अदरवाइज डोंट राइट द एफिडेविट फॉर अ बिग ड्राफ्ट लाइक दिस। Got it? Okay, so I hope the whole supplement for December 2024 exam is clear. I wish all the very best to all of you all once again. Okay, and do your best, give the best in your draft. Just be careful about the timelines as well. ठीक है? Thank you so much, and in case of any doubt, definitely you all can contact us anytime. ठीक है? थैंक यू सो मच। प्लीज़ एंश्योर दैट अमेंडमेंट्स आप बहुत अच्छे से रीड कर लो, क्योंकि अमेंडमेंट आएंगे ही आएंगे इन द एग्ज़ाम। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।